हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्रॉनिकल्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था सब टाइप्स जितने भी थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के, बचे हुए एक स्पेशल लेक्चर के अंदर। अब हम डीपली डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो जैसा कि हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ा था कि उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है ट्रांसपोर्टेशन, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। ओके, रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्टर और एनर्जी, यानी इसके अंदर ट्रांसपोर्टर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्टर तो उसके अंदर भी था बट वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट यहाँ पर क्या थी कि ट्रांसपोर्टर और एनर्जी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी। एटीपी से मिलती है हमें एनर्जी यहाँ पर। अब एनर्जी कैसी मिल सकती है, डायरेक्ट भी मिल सकती है और इनडायरेक्ट भी मिल सकती है। ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट इसके अंदर हम केस देख लेते हैं जल्दी से, जिसका नाम है डायरेक्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, some transports bind ATP directly and uses the energy of its hydrolysis to derive एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एनर्जी डायरेक्टली क्या होती है, एटीपी बाइंड करती है और एनर्जी रिलीज होती है। और उसके जो एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, एटीपी जब भी ब्रेक करेगी तो एडीपी प्लस फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल के अंदर, फिर एडीपी जब भी ब्रेक करेगा तो क्या होगा, एडीपी ब्रेक करेगी जो ब्रेक करेगी एएमपी प्लस एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल निकलते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, तो हर मॉलिक्यूल निकलते टाइम पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज आउट होती है। अब एनर्जी रिलीज होगी तो ये क्या होगी कि वो एनर्जी कहाँ प्रोवाइड करेगी, वो प्रोवाइड करेगी ट्रांसपोर्ट के अंदर। कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। आर नोन एज एटीपी ड्रिवन पम्प्स, यानी एटीपी ड्रिवन पम्प्स क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इन पम्प्स को एक्टिव करने के लिए। देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ एटीपी ड्रिवन पम्प्स, तीन मेन टाइप है ना, फोर टाइप होते हैं वैसे तो, बट तीन मेन टाइप हैं एटीपी ड्रिवन पम्प्स के। तो देखते हैं उनको डीपली आज डिस्कस करते हैं कि अच्छा, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के अंदर क्योंकि डायरेक्ट एटीपी रिक्वायर होगी। ओके, तो एटीपी हर पंप के लिए रिक्वायर होगी। ओके, तो देखिए एक पंप का नाम है पी टाइप पंप, एक है ए बी सी ट्रांसपोर्ट पंप, एक है वी टाइप प्रोटोन पंप और एक है एफ टाइप प्रोटोन पंप। क्योंकि एफ टाइप प्रोटोन पंप और वी टाइप प्रोटोन पंप जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं उनकी वर्किंग को लेकर, तो हम उनको एक ही मान के चलते हैं। ओके, पी टाइप पंप में आयंस का ट्रांसफर होता है, जैसे H प्लस आयन, K प्लस आयन, Na प्लस आयन, कैल्शियम आयन, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल से कहाँ, आउटसाइड, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे। ये जो बाहर का सरफेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ओके, साइटोसोल है। अब उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एडीपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर एटीपी से। ओके, उसके बाद में एबीसी पंप, एबीसी ट्रांसपोर्ट पंप क्या करता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। हम देखेंगे एबीसी का मीन क्या है वो आगे लेक्चर के अंदर, कि इसमें कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, 2 एटीपी से 2 एडीपी बनेंगे। ओके, उसके बाद आता है वी टाइप पंप। वी टाइप पंप यहाँ पे वी जो है वो वैक्यूल को वैसाइकल जो होते हैं उनको वैक्यूल्स को रेफर करता है। ओके, उसके बाद एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर नॉर्मली कन्वर्ट हो रही है, वही उससे एनर्जी मिली तो अंदर के प्रोटॉन कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एफ टाइप के अंदर क्या हो रहा है कि एडीपी उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, एडीपी से एटीपी बन रही है, यानी यहाँ पे एनर्जी बन रही है। और जबकि जो प्रोटॉन है H प्लस आयन है वो कहाँ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं साइटोसोल में। तो इस टाइप से ये प्रोटीन पंप जो है वो। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किस टाइप से पंप वर्क करते हैं, अब उनको हम डीपली डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एटीपी ड्रिवन पंप्स, ऑल एटीपी ड्रिवन पंप्स कैन वर्क इन ईदर डायरेक्शन, यानी वो या तो आउटसाइड ड्राइव करेंगे उसको किसी भी मॉलिक्यूल को, या फिर इनसाइड ड्राइव करेंगे, यानी किसी भी डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ देयर सॉल्यूट, उनके सॉल्यूट के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग।
यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जिस तरफ ज़्यादा होगा या फिर जिस तरफ कम होगा उस अकॉर्डिंग पे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड द एटीपी एडीपी रेशियो, जहाँ पर एटीपी ज़्यादा होगी वहाँ एटीपी बाइंड करेगी, जहाँ पे एडीपी ज़्यादा होगी वहाँ पे एडीपी बाइंड करेगी, उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन होता है। When the ATP ADP ratio is high, they hydrolyze ATP, यानी जैसे ही रेशियो ज़्यादा होता है, अब ATP ATP रेशियो ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ATP जो है वो ज़्यादा है। ओके, ऊपर वाली यूनिट ज़्यादा होगी तभी तो रेशियो ज़्यादा होगा। ओके, यानी जैसे माने कि 2:1 है तो ऊपर वाली यूनिट कितना है 2, तो क्या है रेशियो ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि ATP हाइड्रोलाइज करेगी। एडीपी जब भी हाइड्रोलाइज करती है तो एटीपी एडीपी प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाता है। ओके, व्हेन एटीपी एडीपी रेशियो इज लो तो देन क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा। अगर ये प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल, मतलब कि रिवर्सिबल हो जाए कि इस तरफ हो जाए, यानी एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाए, तो क्या होगा कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी के साथ जुड़ेगा और किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। The F-type ATPase in mitochondria normally work in this reverse mode to make most of the cells ATP। ये जो F टाइप है ना, F टाइप क्या वर्क करता है, वही सेम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वर्क करता है ATP सिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि रिवर्स मोड में वर्क कर रहा है। और तो क्या करते थे, ATP को यूज कर रहे थे, ये क्या यूज कर रहा है, ADP मॉलिक्यूल को यूज कर रहा है। ओके, पी टाइप पंप, अब सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स देख लेते हैं इनके बारे में। पी टाइप पंप्स विच फॉस्फोराइलेट देमसेल्फ ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट आर मेड अप ऑफ मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी ये फॉस्फोराइलेट करते हैं। सबसे पहले फॉस्फोराइलेट का मतलब क्या होता है कि एटीपी एडीपी प्लस फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जो कि एक मॉलिक्यूल है। अब क्या है कि मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का ये पार्ट है, यानी कई सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक साथ में कई सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू। ओके, एटीपी ABC ट्रांसपोर्टर, अब यहाँ पे हम पहले भी बोला था कि यहाँ पे P का मीन्स क्या है, फॉस्फोराइलेट, यानी फॉस्फोराइलेशन टाइप। ओके, और ABC में ABC का मीन्स क्या है, ATP बाइंडिंग कैसेट। कैसेट किस टाइप से घूमती है, गोल गोल सर्कुलर घूमती है, उसी टाइप से ये पंप वर्क करता है। विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम P टाइप, आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है। ऊपर जो पी टाइप है वो किसके ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहा था, वो आयंस के ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहा था। वी टाइप पंप्स आर लाइकली लिटिल टर्बाइंस विच कंटेन मल्टीपल डिफरेंट सब यूनिट्स, यानी वी टाइप जो पंप हैं वो कैसे होते हैं, वैक्यूलर पंप होते हैं। और वैक्यूलर पंप क्या करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स से मिलकर बना हुआ होता है। इनटू ऑर्गेनेल्स सच एज लाइसोसोम्स ऑफ प्लांट ईस्ट वैक्यूल सिनेप्टिक वेसिकल, यानी क्या कर रहे हैं कि ये ट्रांसफर कर रहे हैं H+ आयन का, यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं इनटू किस में, लाइसोसोम्स में, प्लांट के ईस्ट के अंदर, वैक्यूल, ईस्ट वैक्यूल के अंदर या सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, एक फोर्थ काइंड है जिसको बोलते हैं एफ टाइप। एफ टाइप जो होता है वो एटीपेज क्या करता है कि वो H+ आयन, यानी सिमिलर टाइप है, इसी टाइप से जैसे ये H+ आयन जो है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनेलीज के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जबकि ये जो है वो क्या करेगा, सिमिलर वे में अपोजिट साइड में H+ आयन का ट्रांसपोर्ट करेगा और ये एटीपी का सिंथेसिस करेगा। एफ टाइप जो होता है उसकी 2 यूनिट्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे इसको, कि एफ टाइप की F0 और F1 पार्टिकल 2 पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पे देखेंगे। ओके, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं पी टाइप पंप्स पे, यानी अब हम टाइप ऑफ पंप्स भी पढ़ेंगे कि किस टाइप के पंप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, पी टाइप पंप्स मैंने बोला कि क्या कर रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आयंस का, किस पे, एटीपी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए कैसे कैसे वर्क करता है। तो पहला एग्जांपल है इसका NAK एटीपेज पंप। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं इसे।
सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो द कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आयन इन साइटोसोल ऑफ एनिमल सेल इज हायर। ओके, यानी साइटोसोल के जो एनिमल सेल के साइटोसोल में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है ना। कैसे, कितनी ज्यादा, 20 टाइम्स ज्यादा होती है देन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि Na प्लस इज हायर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या ज्यादा है, Na प्लस आयन ज्यादा है। यानी सोडियम आयन तो कहाँ ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है। कितना टाइम ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है। जबकि इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है यानी उसके अंदर क्या ज्यादा है, K प्लस आयन ज्यादा है। कितना टाइम्स, 20 टाइम्स ज्यादा है। किसके कंपेरिजन में, बाहर के कंपेरिजन में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब ये पी टाइप पंप क्या कर रहा है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश करता है, जो कि मतलब क्या है, Na सोडियम पोटेशियम पंप का वर्क है ना। क्या करता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल, यानी 3 Na प्लस, यानी 3 Na प्लस आयंस को सेल के बाहर करता है। क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, अंदर की तरफ ज्यादा है कि बाहर की तरफ ज्यादा है, ऑब्वियसली बाहर की तरफ ज्यादा है, क्योंकि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क करते हैं चैनल। ओके, तो अब सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो 3 सोडियम आयन कितने कहाँ जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं। और अंदर की तरफ कितने आ रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं, किसके, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ओके, ये मेम्ब्रेन है तो बाहर कितने जा रहे हैं, 3 सोडियम आयन जा रहे हैं, अंदर की तरफ कितने आ रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन पंप इनटू द सेल। ओके, एनकॉम्प्लिश्ड सेवरल वाइटल फंक्शन, कुछ वाइटल फंक्शंस हैं इससे रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा स्टार मार्क का लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश इंटीरियर नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्सटीरियर, यानी अंदर की तरफ अगर नेगेटिव चार्ज को हमें बढ़ाना है तो ये हेल्प करते हैं। कैसे कि 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं। अब 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है। ओके, दिस रेस्टिंग पोटेंशियल प्रिपेयर नर्व्स एंड मसल सेल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। इसी वजह से इन सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ही क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। जैसे ही अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और फिर क्या होगा, नर्व में प्रोपगेशन होगा, किसका, नर्व इम्पल्स का। और मसल्स में क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा स्टार्ट। ओके, ये क्या करता है, और ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस बाय ड्रॉइंग द वाटर आउट ऑफ द सेल बाय Na प्लस एक्यूमुलेशन आउटसाइड। अब देखिए, सोडियम आयन Na प्लस एक्यूमुलेशन अगर बाहर की तरफ है, पिछली बार ऑस्मोसिस के अंदर हमने देखा था कि किस टाइप से, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है, सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जैसे ही ज्यादा होगी वैसे ही बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब है कि अब जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो कहाँ की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, यानी वो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ये ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करता है कि दी ग्रेडियंट ऑफ द सोडियम आयन हार्नेसेस टू प्रोवाइड द एनर्जी टू रन सेवरल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट पंप्स। अब देखिए, अब बाई चांस सोडियम आयन जो हैं वो ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं बाहर, तो अब क्या होगा कि उसकी वजह से कई सारी एनर्जी ड्राइव होगी। क्यों, क्योंकि अब वो अंदर भी आएंगे, अंदर आएंगे तो क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस भी होगा। अब एटीपी सिंथेसिस होगी तो क्या है कि कई सारे जो पंप्स हैं उनके लिए एनर्जी भी बनेगी। यानी क्या करते हैं कि कई सारे सोडियम आयन को बाहर निकाल के एक एटीपी ग्रेडियंट, एक सोडियम ग्रेडियंट को बाहर की तरफ इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी जो जनरेशन है वो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। The crucial role of sodium potassium ATPase are reflected in the fact that almost 1/3 of all the cell energy generated by the mitochondria in the animal cell is used just to run this pump। यानी इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है कि 1/3 जितनी भी एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी जितनी भी बनाता है 1/3 पार्ट उसका किसके अंदर काम आ जाता है, वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के ही एक्टिविटी के काम आ जाता है। यानी इतना ज़्यादा क्रूशियल रोल है इसका हमारे जो लिविंग सिस्टम है उसके अंदर। ओके,
तो सोडियम पोटेशियम पंप के बाद, अच्छा इसका डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपली 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम आयन अंदर जा रहे हैं, तो यही याद करने वाली चीज़ है सबसे मेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि प्रोटॉन पोटेशियम पंप या फिर H+K+ एटीपेज पंप। ओके, parietal cell of the stomach uses this pump to secrete juice, gastric juice का secretion के लिए helpful होता है। यानी these cell transport protons from a concentration gradient of about 10 into 10 की 4 into 10 की power -8 molarity within the cell to concentration about 0.15 m यानी मोलैरिटी इन द गैस्ट्रिक। यानी अब क्या हो रहा है कि जो 0.15 मोलैरिटी है वहां पर H+ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगेन मैंने बोला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, यानी कम मोलैरिटी से ज्यादा मोलैरिटी में हो रहा है। ओके, यानी कंसंट्रेशन जहां पे कम है, यानी कितनी कम है, 4 into 10 की पावर -8। ओके, ये -8 का मतलब होता है कि 0 मतलब कितने ज्यादा पॉइंट्स पीछे है। ओके, यानी 8 पॉइंट्स पीछे है। ओके, तो यहाँ पे उल्टा कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी 0.15 मोलैरिटी पर होगा, किसमें, गैस्ट्रिक के अंदर। तो यहाँ पे अब क्या क्यों होगा, क्योंकि उसको मेंटेन करना है pH क्लोज टू 1, यानी बहुत ही कम pH मेंटेन करनी है, यानी 1 pH मेंटेन करनी है। इस वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। Small wonder that parietal cell are stuffed with mitochondria and use huge amount of energy, यानी एटीपी जो है उसका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है कि यूज़ करती है कौन, पेराइटल सेल। पेराइटल सेल किससे ज़्यादा स्टफ्ड होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसको क्या बनानी है, उसको बनानी है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सिंथेसिस किस टाइप से होगा कि हमारा K+ और H+ पंप, एटीपीएस पंप जो है वो वर्क करे, यानी एज दे कैरिड आउट दी 3 मिलियन फोल्ड्स कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन्स। क्योंकि इसके अंदर कितने टाइम्स कंसंट्रेशन को क्या करना है, कैरिड आउट करना है, बाहर निकालना है, वो कितना है, 3 मिलियन फोल्ड्स ऑफ कंसंट्रेशन को बाहर निकालना है। यानी 1 pH मेंटेन करने के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयन जो है वो बाहर की तरफ आता है गैस्ट्रिक जूस। तो इस वजह से यहाँ पे मेंटेन होती है pH किसकी, स्टोमक की, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस की। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप के पंप का एग्जांपल है कौन सा, कैल्शियम आयन पंप। कैल्शियम आयन पंप कहाँ पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। अब क्या करता है, यूजेस वन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल टू पंप आउट द कैल्शियम आयन आउट ऑफ द सेल। एक सेल के बाहर निकालने के लिए कैल्शियम आयन को क्या, कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हेल्प्स टू मेंटेन दी approximately 20,000 folds concentration gradient between the cytosol। अब साइटोसोल कितना कि 100 nm यानी 100 नैनोमीटर, nm यानी मोलैरिटी, नैनो मोलैरिटी के बराबर की जो है साइटोसोल की वो होगी कंसंट्रेशन, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कितनी होगी, कितनी 20 mm। तो इतनी कंसंट्रेशन की क्या होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगी। अब उसके 20,000 फोल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा क्या मेंटेन करता है, कौन, ये कैल्शियम पंप जो है वो मेंटेन करता है। ओके, इन रेस्टिंग स्केलेटन मसल्स हैव हायर कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज़्यादा कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। अब वो कहाँ जाएगा, साइटोसोल के अंदर कम है। अब एक्टिवेशन ऑफ मसल फाइबर ट्रिगर्स द कंसंट्रेशन व्हेन द कैल्शियम आयन पास्ड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जैसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा कि कैल्शियम आयन पास होगा, अब वहाँ पे जैसे ही पास होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। कैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया, स्टार्ट हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा कि बैक पंपिंग होनी चाहिए किसकी, कैल्शियम आयन की, किसको रोकने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए। अब जैसे ही बैक पंपिंग कैसे होगी कि ये होती है कैल्शियम आयन पंप की हेल्प से। क्यों, अब बैक पंपिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कि जहाँ से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा कम है वहाँ ज़्यादा की तरफ कैल्शियम आयन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होगा। यानी 1 एटीपी रिक्वायर्ड होती है 2 कैल्शियम आयन को
ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितनी एटीपी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम एटीपीएस पंप में, तो 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है 2 कैल्शियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैक इनटू दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि वो बाहर आ गए थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहाँ बाहर आ गए थे, सोल के अंदर, साइटोसोल यानी प्लाज्मा में, प्लाज्मा के अंदर बाहर आ गए थे, या फिर सेलुलर फ्लूइड के अंदर बाहर आ गए थे, जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर। कब आते हैं? जब मसल फाइबर का एक्टिवेशन या ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ओके, ट्रिगर किसका एग्जांपल है? कि वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है। वहीं अगर उसका बैक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो वो किसका एग्जांपल है? देन वो कैल्शियम एटीपीएस पंप का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि किस टाइप से पी टाइप ऑफ पंप जो हैं कैसे हमारे आयंस को बाहर या फिर इनसाइड द साइटोसोल ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब एक और स्पेशल टाइप होता है, डेट इज कॉल्ड दी एटीपी बाइंडिंग, है ना। एटीपी बाइंडिंग वाला जो कैसेट है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट का, तो अब वो देखते हैं। तो साइटोस क्या है कि ये एक डोमेन है, पूरा एक डोमेन है कंप्लीटली, है ना। तो इसमें डोमेन के अंदर 2 टाइप ऑफ डोमेन्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाली साइड को बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली साइड है वो है हाइड्रोफोबिक डोमेन, और जो नीचे वाली साइड है वो क्या है? एटीपेज डोमेन। अच्छा, ये पूछा जा सकता है एटीपेज जो डोमेन है वो कहाँ होती है? वो होती है साइटोसोल के अंदर प्रोट्यूडेड, और जबकि जो हाइड्रोफोबिक डोमेन है वो कहाँ होगी? वो प्रेजेंट होगी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अच्छा, प्लाज्मा, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोफोबिक कहाँ होनी चाहिए? ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बीच में एम्बेडेड होनी चाहिए। ओके, इस हाइड्रोफोबिक डोमेन के ऊपर ही होता है सॉल्यूट बाइंडिंग साइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सॉल्यूट बाइंडिंग साइट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो होती है हाइड्रोफोबिक डोमेन के पास ही प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक हम की बात करते हैं। प्रोकैरियोट में किसका एग्जांपल ले लिया हमने? बैक्टीरिया का। यहाँ पे लिख लेना कि बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लिया। बैक्टीरिया में क्या होता है? क्रिस्टल होते हैं कुछ, है ना। क्रिस्टल्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एटीपी बाइंड होती है, 2 एटीपी बाइंड करती है। किससे? एटीपेज डोमेन से। एटीपेज डोमेन से 2 एटीपी बाइंड की, एक एटीपी ये दूसरी एटीपी बाइंड की। अब जैसे ही बाइंड करती है वो डोमेन ओपन हो जाता है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है तो क्या होगा कि स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो थे, क्योंकि ये स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है कौन? एटीपी ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम जो है। इसमें क्या है कि एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल किससे बाइंड करेगा? बाइंड करेगा सॉल्यूट बाइंडिंग साइट से। यहाँ पे सॉल्यूट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड बाइंडिंग साइट से ये स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है। या बाइंड करने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे फर्दर ये इसको इनवर्ड पुश करेगा। अब इनवर्ड जैसे ही पुश करेगा वहाँ पे 2 एडीपी प्लस एक 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ये इस टाइप से ट्रांसपोर्ट किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता है। बट यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सबसे पहले वहाँ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बाइंड करता है, यानी बाइंडिंग ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल एट दी सॉल्यूट बाइंडिंग साइट। सो देन एटीपी बाइंड करता है फिर उसके बाद, यानी 2 एटीपी बाइंड किए कहाँ पे? एटीपेज डोमेन पर। अगेन मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है एटीपेज डोमेन? साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया कि साइटोसोल की सबसे पहले कौन बाइंड कर रहा है? वो बाइंड कर रहा है स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल। वहाँ ऊपर की तरफ कौन बाइंड कर रहा था? वहाँ बाइंड कर रहे थे सबसे पहले एटीपी। एक और डिफरेंस क्या हो गया कि साइटोसोल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर निकाल रहा है, जबकि उसमें क्या हो रहा था कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसी बाइंडिंग होगी उसके बाद साइटोसोल में जैसी ये एटीपी बाइंड करती है, एटीपी बाइंड करने के बाद फिर से ये अब क्या है? अप साइड ऊपर की तरफ क्या होगा? इसका प्रोट्रूजन हो जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और सिमिलर वे में 2 एडीपी और फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बाहर मतलब हो जाएंगे फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे एटीपी का रोल समझ में आ गया इजीली। हमें ये भी समझ में आ गया कि किस टाइप से दोनों के अंदर एबीसी ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब एक चीज़ आप समझो कि जिस टाइप से हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैं बना रहा हूँ
जितने भी ट्रांसपोर्ट पंप बना रहा हूँ वो एक्चुअल में ऐसे नहीं होते। वो तो क्या है, वो सारे की सारे क्या है, एक स्ट्रक्चर है क्या की, किसकी, मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है इन लिपिड बाइलेयर के बीच में। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती, मींस इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही क्या करती है कि यहाँ पे होता है कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल इस फॉर्मेशन में नहीं होता। कई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि कई सारे आयंस, कई सारे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और कई सारे आयंस इसके साथ में एसोसिएट रहते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स इसके साथ में एसोसिएट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे होता है। अब रिएक्शन कौन सी हो रही है, यहाँ पे हो रहा है कन्वर्जन रिएक्शन देखने को मिल रही है, यानी कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं किस टाइप से कुछ थ्योरी पार्ट रह गया था इसका, कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर टिपिकली एबीसी ट्रांसपोर्टेड। मैंने बोला था कि स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, एबीसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। एबीसी ट्रांसपोर्ट कंटेन मल्टीपल डोमेन, टिपिकली टू हाइड्रोफोबिक डोमेन्स एंड ईच, है ना, यानी 2 हाइड्रोफोबिक डोमेन्स। अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा था किस टाइप से 2 हाइड्रोफोबिक डोमेन्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट थे, और एक हाइड्रोफोबिक डोमेन के अंदर ईच हाइड्रोफोबिक डोमेन इज बिल्ड अप ऑफ 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्सेस, यानी 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्सेस से मिलकर बना हुआ होता है। स्पैनिंग अल्फा हेलिक्सेस मींस यानी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ये करते हैं। तो अल्फा हेलिक्सेस के मिलकर कितने अल्फा हेलिक्स मिला के बनाता है, 6, और टोटल कितने हुए, 12, क्योंकि कितने हाइड्रोफोबिक डोमेन्स है, 2 हाइड्रोफोबिक डोमेन्स हैं। ओके, और 2 डोमेन्स किसके हो गए, एटीपी डोमेन्स, एटीपीज बाइंडिंग डोमेन हो गए ना। ओके, जो कि किस में प्रोट्रूड होते हैं, साइटोसोल के अंदर। ये मैंने डीपली बोला है कि इसको स्टार मार्क कर लेना इन दोनों लाइंस को। ओके, इन सम केसेस 2 हार्प्स आर फॉर्म्ड बाय सिंगल पॉलीपेप्टाइड, यानी कई केसेस में क्या होता है कि ये 2 डोमेन्स नहीं हो गए, यहाँ पे 2 डोमेन्स ना होके 2 डोमेन्स कंप्लीट डोमेन्स होते हैं। मतलब एक जो हाइड्रोफोबिक डोमेन है प्लस एक एटीपी डोमेन एक ही डोमेन के अंदर बना हुआ होता है। तो इसलिए कितने हार्प्स हो गए, 2 हार्प्स हो गए, किसके, सिंगल पॉलीपेप्टाइड के 2 हार्प्स हो गए। ओके, अब अगली लाइन जो आ रही है वो ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्या है कि कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो जो ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट 48 जीन्स फॉर एबीसी ट्रांसपोर्ट, यानी जो ये एटीपेज बाइंडिंग कैसेट है उसके ट्रांसपोर्ट में 48 जीन्स जो हैं वो वर्क करते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। और इसमें क्या है कि इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे CFTR है, तो CFTR क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जो है वो किसका टाइप है, एक एबीसी ट्रांसपोर्टर का टाइप है। इसी टाइप से TAP है, तो TAP द ट्रांसपोर्टर एसोसिएट विद द एंटीजन प्रोसेसिंग, ये तो किसके साथ एसोसिएटेड था, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस के रेगुलेशन के साथ में। ओके, और यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस का रेगुलेशन कर रहा है ये। ओके, वहीं ये TAP क्या कर रहा है, वो कर रहा है एंटीजन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। और क्या एग्जांपल है, द ट्रांसपोर्टर दैट लीवर सेल यूज टू पंप द सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड आउट इनटू द बाइल। ओके, यानी सॉल्ट्स को बाइल के अंदर, लीवर सेल से बाइल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पंप रिक्वायर होते हैं वो भी किसका टाइप है, एबीसी ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। ओके, उसके बाद एबीसी ट्रांसपोर्टर दैट पंप्स कीमोथेरेपिक ड्रग्स आउट ऑफ द कैंसर सेल दैट रिड्यूसेस देयर इफेक्टिवनेस, यानी कोई भी कैंसरस सेल है वहाँ से अगर कोई भी, जैसे कैंसरस सेल है उसमें अगर अपने कीमोथेरेपी की, अब कीमोथेरेपी करने के बाद में वहाँ पे ड्रग इनसाइड जाएगी, अब इनसाइड से आउटसाइड जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है कौन, एबीसी। अब ये तो नेगेटिव चीज़ है हमारे लिए, यस ये नेगेटिव चीज़ है कि एबीसी जो है वो क्या करता है कि थेरेपी जो वाली ड्रग्स है ना उनको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब इसका क्या इलाज हो सकता है कि हम एबीसी ट्रांसपोर्टर जो चैनल्स हैं, पंप्स हैं, उन्हीं को ब्लॉक कर दें। सबसे पहले एबीसी को ब्लॉक करना पड़ेगा, तभी जाके फिर हम इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं किसी भी कीमोथेरेपेटिक ड्रग की। ओके,
ये बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है जो कि पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम्स के अंदर। एबीसी ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट लगाएंगे और जरूर से लिखेंगे, द एबीसी ट्रांसपोर्टर मस्ट हैव इवॉल्व्ड अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। यानी जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है वो हो सकता है कि बहुत ही पहले फॉर्म हो चुका हो लाइफ की हिस्ट्री के अंदर। यानी क्यों, अब इसका रीजन क्या है कि द सेल्स एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स इन आर्की, यानी जो एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स है आर्के बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर, इवन तक यूक्योर कैरियोट्स के अंदर, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, होमोलॉगस। होमोलॉगी का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक वो स्ट्रक्चर जो कि सेम ओरिजिन की हो सकता है वो डिफरेंट फंक्शन करे बट वो सेम ओरिजिन की हो, वो स्ट्रक्चर है। तो कैसी स्ट्रक्चर, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, यानी एटीपी बाइंडिंग कैसेट के अंदर जो एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद तो ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे किस टाइप से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द डायरेक्ट, यानी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्राइमरी में क्या होता है कि सबसे पहले एटीपी डायरेक्टली यूज़ होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप से इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है हमें किसी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि एटीपी डायरेक्टली जो है वो काम में नहीं आती है, इनडायरेक्टली काम में आती है। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।